आप सभी का डीवाइन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के हिंदी कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का आपका जो 7वां पाठ है, जिसका नाम है मेघ आए। आज हम आप सभी को उस पाठ का जो भावार्थ है उसे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको जो इस पाठ के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इनके जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने कक्षा 9 के 1 से लेकर 6 पाठ तक के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब चलिए आज का यह पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए देखते हैं। नई कविता में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय, बस्ती क्लोएंस कॉलेज, वाराणसी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अध्यापक क्लर्क और उसके पास आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। वे सन 1965 में दिनमाह साप्ताहिक के उप संपादक बन गए। उन्होंने पराग नामक बच्चों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका का सफलपूर्वक संपादन किया। वे तीसरा सप्तक के कवि थे। उनका देहांत सन 1984 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा वृत्तांत जैसी सभी विधाओं में रचना की है। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, घूंटियों पर टांगे लोग उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। बकरी सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा उनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बच्चों से लेकर प्रबुद्ध लोगों तक के लिए साहित्य की रचना की। वे वास्तविकता में जुड़े हुए सशक्त कवि हैं। उनकी कविताओं में नई कविता की लगभग सभी विशेषताएं मिलती हैं। इनकी भाषा शैली सर्वेश्वर दयाल की भाषा अत्यंत सरल और सहज एवं रुचिकर है। उनके काव्य की विशेषता सामान्य बोलचाल की भाषा रही है। अब चलिए हम आप सभी को आज की जो कविता है मेघ आए, इसकी ये जो आपकी स्टार्टिंग की जो 5 लाइनें हैं, सबसे पहले मैं आपको इनका भावार्थ बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन 5 लाइनों का भावार्थ आपके अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो उसके साथ साथ आपको प्रसंग भी लिखना रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रसंग होगा आपका वो सभी लाइनों के लिए सेम होगा। बस उसमें आपको एक चीज डिफरेंट रहेगी कि इन लाइनों में जो आपकी जो एग्जामिनेशन में लाइन आएंगी, उन लाइनों का आखिर एक संक्षिप्त अर्थ क्या है वो आपको हर प्रसंग में अलग लिखना रहता है। तो पहले मैं आपको प्रसंग बताता हूँ, जो कि एक कुछ लाइन उसमें जो आपका प्रसंग होता है आपको भी पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि प्रसंग आपका यही होता है कि ये जो आपकी लाइनें हैं ये किस कविता मतलब किस पाठ की हैं और कौन सी बुक से ली गई हैं, यही आपको लिखना रहता है। और प्रसंग में इसके साथ साथ आपको इन लाइन जो भी लाइनें आई हैं आपकी मतलब एग्जामिनेशन में, जैसे ये 5 लाइनें गिवन है आपको, तो इनका जो संक्षिप्त अर्थ है उसे भी आपको प्रसंग में लिखना रहता है। तो मैं चलिए आपको एक प्रसंग बता देता हूँ कि आपको इन जो 5 लाइनें गिवन है ये वाली, इनमें आपको क्या प्रसंग लिखना है। आप चाहें तो किसी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें आपको प्रसंग क्या लिखना है। जो आपका प्रसंग होगा वो यह होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षाकालीन समय में घिरने वाले बादलों का सजीव चित्र खींचा है।
कवि बताना चाहता है कि मेघों के घिरने पर प्रकृति और उसके तमाम उपादान ठीक उसी प्रकार हर्षित हो जाते हैं जैसे कोई शहरी पाहुन मतलब दामाद गांव की ससुराल में आता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया कि इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाहता है, आप अगर ये चीज़ें हर मतलब प्रसंग में अगर आप चाहें इतना लिख दें कि ये जो लाइनें हैं आपकी इस बुक से ली गई हैं और इस पार्ट की हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आप ये जो पंक्तियों में इन पंक्तियों में संक्षिप्त में क्या बताया गया है अगर आप उसे भी लिखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आपकी स्टार्टिंग की 5 लाइनें हैं इनका पहले मैं आपको अर्थ बताता हूँ। उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर इस कविता में हमें पढ़ना क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस कविता का जो शीर्षक है वो है मेघ आए। मेघ मतलब बादल, बादल के आने को लेकर ये कविता है। इस कविता में हमें जैसे जब वर्षा आती है, वर्षा आने से पहले जो बादल हमारे आसमान में घिर आते हैं, उनके साथ साथ हवाएं चलती हैं और जो बहुत सारा जो बादल के आने से पहले जो भी कार्य होते हैं हमारे वातावरण और प्रकृति में, उनको कवि ने इस कविता में बहुत ही मनमोहक रूप से दर्शाया है। और इसके साथ साथ जो कवि हैं वो ये जो बादल आए हैं इनकी जो है तुलना वो एक और चीज से कर रहे हैं। वो क्या है? वो यह है कि कवि जो है वो कह रहे हैं कि जैसे बादल आते हैं और उनके आने पे जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक उसी तरह जब कोई शहर से पाहुन मतलब शहरी दामाद आता है तब जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो प्रतिक्रियाएं, और जो बादल के आने पर प्रतिक्रियाएं होती हैं मतलब जो कार्य होते हैं, उनको कवि एक समान देखते हुए इस कविता में प्रस्तुत करता है। अब चलिए हम लोग लाइन टू लाइन इस कविता का अर्थ समझते हैं। चलिए पहली लाइन हम लोग रीड करेंगे। पहले हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद हम आपको लाइन टू लाइन अर्थ बताएंगे। चलिए पहली लाइन रीड करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब इसका अर्थ आप लोग देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एकदम आसान शब्दों में इसका अर्थ बताऊंगा। कविता जो है आपकी बहुत ही अच्छी और मनमोहक कविता है, क्योंकि आप जब बादल आते हैं तो जो मौसम आपका होता है बच्चों, आपने उस मौसम को देखा होगा, वो मौसम बहुत ही मनमोहक होता है। इसीलिए जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको ये कविता बहुत अच्छी लगेगी। अब चलिए देखते हैं। कहा गया है कि बादल बहुत बन ठन कर अर्थात बन ठन कर क्या मतलब है? सज और संवर कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। कहा गया है बादल जो हैं वो बन ठन कर अर्थात सज संवर कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। पहली लाइन का अर्थ ये होगा। और दूसरी लाइन में क्या कहा गया है? आगे आगे नाचती गाती बयार चली। इसका मतलब है उनके स्वागत में पूर्वा हवा आगे आगे नाचती हुई सी चल रही है। यहाँ पे कहा गया ना बयार मतलब जो बारिश से पहले जो आपकी एक हवा चलती है उसे कहा जाता है बयार मतलब पूर्वा हवा भी उसे कहा जाता है, जो पूरब की दिशा से चलती है, इसलिए उसको कहा गया है पूर्वा हवा। तो इन दोनों लाइन का जो अर्थ होगा वो आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब तीसरी लाइन रीड करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। इसका अर्थ आप लोग देखिए, यहाँ पे कहा गया है जैसे अतिथि के आने पर उल्लास का वातावरण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी पाहुन मतलब दामाद के आने पर सभी लोगों ने उल्लसित होकर अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल ली हैं। कहा गया है, जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पे दामाद, जैसे शहर से दामाद आता है और जैसे बादल आपके आ रहे हैं, इन दोनों की आपस में जो है वो तुलना की गई है, कल्पना की गई है। तो इसका अर्थ यहाँ पे निकल रहा है कि जैसे कोई अतिथि आता है तो क्या कहते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं और जो वातावरण है, जो जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हमारे घर का जो वातावरण है
वो बहुत खुशहाल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है। अब आगे क्या कहते हैं कवि, आगे कवि बताते हैं, जो लास्ट लाइन है आपकी वो है मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ये तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का अर्थ सेम ही होगा। आपको आगे बताते हैं कवि, कवि कहते हैं, कवि आगे बताता है कि ये बादल साधारण अतिथि नहीं है बल्कि प्रवासी। जो दामाद हैं वो साधारण, बादल और दामाद आपस में एक कल्पना की गई है, तो मैं कभी आपको दामाद बोलूं या बादल बोलूं आप समझ जाइएगा। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो दामाद हैं ये बहुत दूर रहे, ये जो है ये प्रवासी, प्रवासी मतलब दूर रहने वाले दामाद की, जो बादल आपके हैं वो दूर रहने वाले दामाद की तरह बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। उसके बाद कहा गया है शहरी पाहुन के समान सजे धजे ये बादल बड़े ही सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो बादल हैं वो बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। जैसे कि जो दामाद हैं वो बहुत दिनों के बाद आते हैं, उसी तरह यहाँ पे बादल की भी कल्पना की गई है कि बादल जो है वो सज धज कर बहुत दिनों बाद आए हैं। जो कोई शहर में दामाद जैसा कोई रहते हैं, कोई आता है अपने ससुराल में, तो वो सज धज कर आता है और बहुत दिनों के बाद आता है। उसी प्रकार यहाँ कवि जो है वो बादल की कल्पना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 लाइनों का अर्थ समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इन सभी लाइनों का अर्थ एक बार फिर से पूरा बता देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से पूरी लाइनें समझ में आ जाएं। अब आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कहा गया था कि बादल बहुत बंठन कर अर्थात सज संवर कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। उनके स्वागत में पूर्वा हवा आगे आगे नाचती हुई सी चल रही है। यह आपकी पहली और दूसरी लाइन का अर्थ था। यहाँ पे कहा गया है, और जो आपकी तीसरी लाइन और चौथी लाइन का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है जैसे अतिथि के आने पर उल्लास का वातावरण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी पाहुन के आने पर सभी लोगों ने उल्लसित होकर अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल ली हैं। उसके बाद कवि आगे बताते हैं कि ये बादल साधारण अतिथि नहीं है बल्कि प्रवासी, प्रवासी मतलब दूर रहने वाले दामाद की तरह बहुत दिनों बाद आए हैं। शहरी पाहुन के समान सजे धजे ये बादल बड़े ही सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शुरुआत की जो 5 लाइनें ये समझ आ गई होंगी। अब चलिए आपकी ये जो 4 लाइनें हैं मैं आपको इनका अर्थ बताता हूँ। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि मैंने आपसे कहा था कि संक्षिप्त में मैं आपको अर्थ हर, मतलब जैसे आपको एग्जाम में 5 लाइनें आए तो उनका संक्षिप्त अर्थ तो मैंने बता दिया। अब जैसे ये 4 लाइन अगर एग्जाम में आपकी आ गई तो इनका संक्षिप्त अर्थ जो कि आपको प्रसंग में लिखना है वो आप क्या लिखेंगे, पहले वो देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बताते हैं कि बादल रूपी दामाद के आने पर प्रकृति रूपी सास और प्राकृतिक आपादान रूपी संबंधी उनका कैसे स्वागत करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ आप ये अर्थ लिखेंगे संक्षिप्त में प्रसंग में, और इन पंक्तियों में आपको बताया गया है कि क्या कहते हैं, जैसे बादल जो आते हैं तो जो हमारे क्या कहते हैं हम लोग की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनकी कल्पना की गई है। जैसे कि जब दामाद आते हैं तो उनकी सास और उनके घर वालों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे यहाँ पे बादल की जो है आपकी तुलना की गई है। अब चलिए इनका मैं लाइन टू लाइन अर्थ बताता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए। इसका अर्थ होगा जो है पेड़ गर्दने उचका कर, मानो उचका कर मतलब नीचे करके मानो बादलों को झांक कर देख से रहे हैं, और उसके बाद प्रसन्नता के अतिरिक्त से आंधी जैसी हवा चलने लगी है और धूल रूपी युवती अपना उड़ता हुआ घाघरा संभाले हुए लाज के मारे भागती जा रही है। कहा गया है ना आंधी चली, आंधी मतलब आंधी चलने लगी है। सबसे पहले कहा गया है जो पेड़ हैं वो अपनी गर्दन को झुकाकर मानो बादलों को झांक कर देख रहे हैं, और जो दूसरी लाइन है उसमें कहा गया है कि आंधी चलने लगी है और धूल उड़ने लगी है। उसके साथ साथ जो एक युवती है, वो जो एक लड़की है वो अपना घाघरा संभाले हुए लाज के मारे भागते हुए से जा रही है। अब तीसरी और चौथी लाइन देखिए। यहाँ पे कहा गया है बाकी चितवन उठा
नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ पे कहा गया है, इसका जो अर्थ होगा ये यह होगा कि यहाँ पे नदी अपनी बाकी आंखों से प्रियतमा की भांति चोरी चोरी बादलों को देख लेती है, लेकिन अनजाने में ही उसका घूंघट सरक गया है और इसे जानकर वह सहम सी गई है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है, रूक सी गई है इस तरह सबके मन को लुभाते चुराते बादल जो है प्रकृति परिवेश के ऊपर छा गए हैं। कहने का आशय है कि समूची प्रकृति प्रसन्नता और उल्लास से भर सी गई है। अब यहाँ पे कहा गया है, जहाँ पे पहले मैंने आपको लाइन टू लाइन अर्थ बता दिया, और दूसरा जो बादल जो दामाद के रूप में यहाँ पे अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि जब क्या कहते हैं, जब कोई दामाद आता है शहर से, तो जो उसकी ससुराल के लोग हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बादल के साथ तुलना करते हुए यहाँ पे कवि ने इन लाइनों में बताया है। अब चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए, जो हमारी ये जो 5 लाइन है इनका अर्थ हम बताते हैं आपको रीड करके। सबसे पहले रीड करेंगे, कहा गया है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुधी लीनी। बरस बाद सुधी लीनी, यहाँ पे बूढ़े पीपल का सबसे पहले लाइन टू लाइन अर्थ बता देते हैं, उसके बाद जो आपका दामाद वाला अर्थ है उसको बाद में बताएंगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कहा गया, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुधी लीनी। मतलब कहा गया है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादलों से विनती की कि वर्षों बाद आए। कहने का तात्पर्य यह है कि पीपल का पेड़ जंगलों और वनों से उगता है, बादल के आने पर ही उसे पानी प्राप्त होता है। बादल के आने पर ही उसे पानी प्राप्त होता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो पीपल का पेड़ है वो जंगलों और वनों में उगता है, तो इसीलिए जब बादल आते हैं, ऐसे तो उसे कोई जंगल में कोई पानी डालने जाएगा नहीं, तो जब बादल आते हैं तभी उसे पानी मिलता है। इसीलिए वो आगे बढ़कर बादलों से कहता है कि बादलों से कहता है कि आप बड़े दिनों बाद आए हैं, आप बड़े दिन बाद आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरी लाइन में कहा गया है, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब यहाँ पे कहा गया है कि बादल के आने पर ही उसे पानी प्राप्त होता है, ये तो बता दिया मैंने आपको। और पीपल वर्षों तक जीवित रहने वाला पेड़ है, उसकी आयु अधिक होती है। जो पीपल है वो वर्षों तक जीने वाला जो पेड़ है और उसकी आयु बहुत अधिक होती है। इस कारण कवि उसे बूढ़ा कहकर संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे जो पीपल का जो पेड़ है उसे बूढ़ा क्यों कहा गया है, क्योंकि उसका जो जीवन होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए कवि यहाँ पे उनको बूढ़ा कह के संबोधित कर रहे हैं। और आगे आपकी जो तीसरी लाइन है इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है कि लता किवाड़ की ओट से लजाती हुई सी बोली कि कितनी देर लगा दी, ताल अपने आकार रूपी परात में पानी भरकर लाया, मेघ रूपी पाहुन इस प्रकार धरती के प्रकृति परिवेश को प्रसन्नता से भरते हुए आ गए हैं। अब ये तो लाइन टू लाइन अर्थ हुआ। अब यहाँ पे कहा गया है कि जब क्या कहते हैं, जो दामाद हैं वो आते हैं, तो जो घर के जैसे कि क्या कहते हैं, जो घर का मेन मतलब जो ससुर होते हैं, जो उनके ससुर होते हैं वो आते हैं। जैसे यहाँ पे बूढ़ा पीपल कहा गया, तो ससुर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बड़े दिनों के बाद आए हैं, आपने बहुत देर लगा दी। और उसके बाद जो उनकी मतलब पत्नी होती हैं वो फिर आती हैं और वो चुपके से बोलती हैं कि आपने आने में बहुत देर लगा दी, बट वो जो है वो छुप कर बोलती हैं। ऐसा होता है, जब आपने देखा होगा जब कोई दामाद आते हैं तो ये सारी प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिली होंगी, आपने खुद देखा होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो कवि हैं उन्होंने मेघ को, जो हमारे बादल हैं, उनको भी वैसे ही बताया है कि उनके आने पर भी यही प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपकी ये लास्ट 4 लाइनें हैं इनका अर्थ हम आपको बताते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये कविता जो है ये बहुत ही अच्छी है और आप अगर इसको एक बार समझ जाएंगे तो आप इसका अर्थ बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। अब चलिए सबसे पहले रीड करेंगे, इन लाइनों को रीड करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। यहाँ पे कहा गया है क्षितिज, मतलब क्षितिज क्या होता है? क्षितिज जो है, क्षितिज का अर्थ होता है बिजली, मतलब बिजली क्षितिज रूपी अटारी पर बादल रूपी, बिजली क्षितिज रूप जो दामिनी है, दामिनी दम की, जो क्षितिज रूप जो दामिनी है आपका, उसका अर्थ होगा बिजली। तो यहाँ पे कहा गया है, जो आपकी ये लाइन है इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पे कहा गया है, बिजली क्षितिज रूपी अटारी पर बादल रूपी प्रियतम को देख चमक उठी, उसने कहा क्षमा करो, भ्रम की गांठ अब खुल सी गई है। भ्रम की गांठ अब खुल सी गई है। अब आगे देखते हैं तीसरी और चौथी लाइन। यहाँ पे कहा गया है, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ठरके, मेघ आए बड़े बंठन के सार के। यहाँ पे कहा गया है कि दामिनी रूपी प्रिया का बादल रूप प्रियतम से जब मिलन हुआ तो लंबे वियोग के बाद उत्पन्न मिलन सुख के आंसू छलक उठे। बादल इस प्रकार सज संवर कर धरती के प्रकृति परिवेश को सुखी बनाने आ गए हैं। अब आपको ये जो लाइन टू लाइन अर्थ था मैंने आपको समझा दिया इन चारों लाइन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दामाद के उसमें क्या अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि जब क्या कहते हैं, जो दामाद हैं वो आते हैं और जो उनकी पत्नी होती है, जब उनसे मिलने का वक्त आता है तो जब वो क्या कहते हैं, जो छत है, जैसे जो भी दामाद के लिए जो कमरा वगैरह होता है वो हमेशा छती पे होता है अधिकतर। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो जो उनकी पत्नी है वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत दिनों के बाद आए। जैसे बादल जब बारिश का समय होता है, जब बारिश होती है तो धरती जो है वो एकदम बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब पत्नी अपने जो पति से मिलती हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनके जो आंसू हैं, जैसे बादल बरसने लगते हैं, उसी तरह जो पत्नी होती हैं उनके जो आंसू हैं वो छलक उठते हैं। यहाँ पे कहा गया ना, आंसू ढरके। इसी तरह वहाँ पे जो बादल के रूप में तो बादल बरसते हैं तो उसको आंसू के रूप में कहा गया, और यहाँ पे जब पत्नी अपने पति से मिलती हैं तो जो उनके आंसू निकलते हैं उसको यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद बादल आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब जो दामाद हैं, जो शहर से आए हुए दामाद हैं वो बहुत ही सज और संवर कर आए हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये जो कविता है, हमने आपको इसका भावार्थ बताया, वो बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। आप अगर इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको इन लाइनों में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लाइन आपको ना समझ आए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें कोई भी लाइन ना समझ में आए या फिर जो हमारा समझाने का तरीका है उसमें अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ अच्छा किया जाए, आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम अपना समझाने का तरीका और अच्छा करेंगे। सिर्फ आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि जब आपको समझ आएगा तो आप ये अर्थ जो है आपका अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो आप बहुत ही आसानी से उसे लिख पाएंगे। और हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम आपको अच्छे से अच्छा समझाएं ताकि आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकें। अब बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मौज मस्ती करते रहें, क्योंकि मौज मस्ती ही जीवन है। बाय बाय।